नमस्कार दोस्तों, देखो आज मैं आपको बिहार दरोगा का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, मतलब 2024 में बहुत सारे एग्जाम में पेपर हुए थे। जैसे एएसआई का हुआ था, फिर बहुत सारे पेपर हुए थे। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। वो उसकी मैं पेपर सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से करते हैं एक एक क्वेश्चन। जैसे नहीं हुआ था बिहार दरोगा में, अरे हाल फिलहाल का सारे एग्जाम्स हुए थे ना, उसकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस गेंद का व्यास जो दिया हुआ है वो 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। देखो इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है। इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर के लिए। देखो ये ग्राम में है, ठीक है। और तो पूछ रहा है द्रव्यमान निकालो। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला होती है, क्या होती है? मास मास ये डेंसिटी बराबर क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको आंसर निकाल लेना होगा। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब प्रश्न उठता है ना कि जो आंसर निकालेंगे वो ग्राम में ही निकालेंगे, क्योंकि सारा चीज ग्राम में दिया हुआ है। देखो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और ग्राम तो ग्राम में ही आंसर निकालेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला से निकल जाएगा कि रो बराबर होती है ना मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। और जो वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम क्या लोगे? ये वाला लोगे 4/3 पाई पाई आर क्यूब, ये लोगे तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा। मतलब वॉल्यूम निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 4 का आंसर 4 हो जाएगा। 6/8 का, अरे 6/8 नहीं, 608 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बोस। देखो बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है। देखो आपको पता होगा कि जब हम मैटर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की, तो एक क्या होती है? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, और दो और होती है। एक प्लाज्मा होती है और एक बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट और प्लाज्मा। तो आपसे पूछ रहा ना कि बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है। तो जो बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है वो काफी बहुत कम गतिज ऊर्जा, नहीं, निम्न गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा, उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो देखो ये जो होती है ना बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है इसके अंदर, बहुत कम गतिज ऊर्जा। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होती है ना कि बोस आइंस्टीन जो कांस्टेंट होती है, ये एक ऐसी मतलब अवस्था है जिसमें पदार्थ पश्चिमी अवस्था के रूप में माना जाता है। आप सभी जानते हो। तो इसका जो डेंसिटी होता है ना वो बहुत ही संघनित पदार्थ होता है, मतलब बहुत ही शून्य के बराबर के करीब होती है। और इस पे क्या किया जाता है ना, बहुत ठंडा कर दिया जाता है। इसीलिए जो बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होता है उनका जो पार्टिकल्स होगा वो काफी निम्न स्तर पर होते हैं। और आप सभी जानते हो कि जो भी मूल अवस्था के रूप में, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होगा वो बहुत कम होता है, और बड़ी संख्या में इसमें जो पार्टिकल्स होती है ना वो क्वांटम अवस्था में रहते हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो भी है ना पावर वो खो देते हैं। इसलिए ये बहुत ही कम अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही कम गतिज ऊर्जा पे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सोचो, अगर मान लो इस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़े थे, लेकिन आपको पता था बोस आइंस्टीन कांस्टेंट क्या होती है, तो तब भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। कैसे? मैं बताता हूँ। इतना तो आपको पता है कि जो अवस्था होती है वो 5 होती है। एक तो सॉलिड होती है, एक गैस होती है, एक लिक्विड होती है, एक प्लाज्मा होती है, और एक बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि जो बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होती है ना उसकी जो टेम्परेचर होती है वो माइनस में लेके चला जाता है। देखो बोस आइंस्टीन कांस्टेंट कहा था कि हम कोई भी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से भी हम नीचे जा सकते हैं। मतलब
हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। मतलब हम किसी भी पार्टिकल्स को इतना निगेटिव टेम्परेचर तक जा सकते हैं। अब आप सोचो ना कि जो भी गतिज ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मतलब इसका फंक्शन टेम्परेचर होता है। तो आप सोचो कि जो चीज जितना कम टेम्परेचर होगा उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कम टेम्परेचर में होंगे। तो क्या होगा, बहुत कम गतिज ऊर्जा होगा ना। उच्च गतिज ऊर्जा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उच्चतम गतिज ऊर्जा होगा, नहीं होगा। निम्न और बहुत कम, तो हम बहुत कम में जाएंगे। निम्न भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत कम दिया हुआ है ना ऑप्शन, तो हम बहुत कम में जाएंगे। ठीक है, ये समझ रहे हो ना कि जो भी हमारा टेम्परेचर होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम में चला जाता है। बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट का कहना है। और ये हमारा पश्चिमी अर्थव्यवस्था अरे अर्थव्यवस्था नहीं, स्टेट ऑफ मैटर है। ये पश्चिमी स्टेट ऑफ मैटर है, मीन्स पदार्थ की पश्चिमी अवस्था है, जो हम उसको हम -273 तक ही एब्सोल्यूट जीरो तक ले जा सकते हैं। ये बोला गया है बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट में। समझ रहे हो ना। तो आप सोचो ना कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। आप सोचे ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स इतना कम टेम्परेचर में क्या कभी वो रैंडमनेस कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा। तो आंसर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो मैं 2024 का लिया हूँ, ऐसे तो इसने 2012 तक दिया हुआ, तो इसकी मतलब नहीं है। मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट में एग्जामिनर का क्या थिंकिंग और क्या सोच चल रही है, समझ रहे हो ना। तो नया पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। देखो इतना जानो कि जब जब कोई भी जल उबलती है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कोई भी जल को उबलने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप जल को मतलब जल को आप उबाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात आती है ना कि ये कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है कि मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, अर्थ के सरफेस पे आप रह रहे हो, उसकी बात हो रही है। लेकिन आप तो बात कर रहे हो पहाड़ पे, तो भाई पहाड़ पे क्या होगी, आप भी जान रहे हो कि पहाड़ पे क्या होगी, जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर, वो प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। मतलब वो बॉइल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए था वो कहाँ होगा, वो 110 या 120 पे होगा। होगा कि नहीं, आप सोचो ना। हमारा जो बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जल जो उबलता है वो नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। लेकिन ये तो पहाड़ पे बात कर रहा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कमेगा, और प्रेशर कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बोल रहा है कि समुद्र तल से कम ताप पर नहीं, ज्यादा ताप चाहिए, इसलिए समुद्र तल से अधिक ताप पर बराबर पे नहीं। कि पहाड़ों पर जल नहीं उबलता, अरे नहीं उबलता है। तो ये बहुत आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, समुद्र तल के कम ताप पर उबलेगा। समझ रहे हो ना, सॉरी सॉरी, समुद्र से कम ताप पर, ये आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर होगा, देखो आप सभी जानते हो कि जैसे जैसे हम पहाड़ से ऊपर जाएंगे, मतलब अर्थ से ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा, कमेगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कमेगा। और जल का जो उबालने वाली होती है ना, वो तापमान के साथ साथ प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब जितना तापमान, मतलब जितना दबाव, जितना ज्यादा दबाव होगा उतना ऊंचा उबलने वाला बिंदु होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जितना कम दबाव होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट उबलेगा। मतलब नॉर्मल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना चाहिए था, लेकिन जब पहाड़ पे दबाव कम होगा तो पता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान में उबल जाएगा। मतलब इसको उबलने के लिए हमें 85 डिग्री या 90 डिग्री में ये उबल जाएगा। नहीं समझा,
नहीं समझा? अरे समझ में तो आ ही गया होगा। देखो सिंपल क्या रहा ना कि अगर हम पहाड़ पे कोई भी चीज को उबालेंगे ना, तो इतना जानते हो कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अर्थ से ऊपर जाओगे, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कमते जाएगा, और जैसे कम में जाएगा तो टेम्परेचर भी कमेगा। तो वहां पे क्या होगी, टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना चाहिए था, वो 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझा यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र, समुद्र के तल से कम तापमान पर ये उबल जाएगा। समझ गया? आपको पता है ना पानी कब उबलता है? पानी उबलने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल जाएगा। लेकिन पहाड़ पे ऊंचाई ज्यादा है, तो आपको पता है ना कि वहां पतली हवा है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम है, और इसलिए पानी को उबालने के लिए इतनी गर्म नहीं करना पड़ेगा। वहां पानी जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबल जाएगा, 90 85 पे वो उबल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। कह रहा है, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की क्या होती है, पिंड की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा। देखो ऊर्जा की अगर आप बात करोगे ना, तो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है, घटती है। कौन सा ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा एनर्जी? यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात किया गया, ना कि कोई मेंशन की बात किया गया। समझ रहे हो आप? अगर इस क्वेश्चन को आप समझना चाहते हो, तो क्या होगा, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड है, तो और यहाँ पे ऊर्जा की बात किया गया है, कौन सा ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? तो देखो, अगर कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो, फ्री में, मतलब मुक्त रूप से गिर रही हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगी ना, वो बढ़ेगी, मतलब उसकी जो ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना, वो ग्रेविटेशन खींचता है, मतलब W=mg, अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी खींचेगा। और साथ ही साथ क्या होगा ना कि जो उसका स्थित ऊर्जा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो कमेगा, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम नीचे गिरेंगे ना, उसकी ऊंचाई घटते जाएगी, इसलिए स्थित ऊर्जा घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इसलिए उसकी गति भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? और आपको पता है कि कुल ऊर्जा का परिवर्तन ही तो होती है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थिर होती है। लेकिन यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब सीधा बोलोगे कि ये बढ़ेगी। तो सीधा बोल सकते हो ना कि मुक्त रूप से किसी भी वस्तु को पिंड अगर गिरेगा, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे ऊर्जा की बात किया गया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि क्या सर स्थिर रहेगी ना, स्थिर कैसे रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एक बढ़ेगा एक घटेगा तो कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुक्त रूप से किसी वस्तु गिर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पटिया के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, क्यों? देखो एक चीज समझना, यहाँ पे स्कूल बैग की बात किया गया है, स्कूल बैग की। आप सोचो ना, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको नहीं भी कुछ पता है, तो भी आप कॉमन सेंस से बना सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, प्रेशर का, वो पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना
एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, एप्लीकेशंस के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉमन सेंस से नहीं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर होती है फोर्स बाई एरिया, यही होता है ना। अब बताओ, अगर एरिया को आप बढ़ा देते हो तो फोर्स प्रेशर कम जाएगा, और अगर एरिया ही कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। यही होगा ना, यही होगा ना। अब प्रश्न उठता है कि हम वेग को चौड़ा कर रहे हैं, मतलब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा, तो इसमें क्या हो रही है, एरिया जो है ना बढ़ जा रही है, और जब एरिया बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा, कम जाएगी। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा बच्चों को। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक स्कूल के बैग के बच्चे के कंधे का जो बड़े क्षेत्रफल फैला देगा, जिससे उस पर बड़ा दबाव पैदा होगा। दबाव पैदा ज्यादा होगा कम होगा ये अलग बात है, लेकिन दबाव ज्यादा होगा ये तो गलत बात है। कह रहा है यह बैग के मतलब ये बैग के बल के बच्चों के कंधे में एक बड़े क्षेत्र का फैला होगा, जिससे कम दबाव होगा। ये होगा, देखो ये ऑप्शन सही है। छात्रों के बीच चौड़ी पट्टियों वाले बैग ले जाए, चलन कम हो जाएगा। चलन फलन से मतलब नहीं है हम लोग का। एक बैग के बल के बच्चों के कंधे पर छोटे क्षेत्र फैला देगा, जिससे दबाव कम होगा। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में चलते हैं कि एक बैग के बल को बच्चों के कंधे से छोटे एरिया को फैला देगा, जिससे दबाव कम लेगा। नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझा, समझा ना, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है समझाने का। देखो देखो क्या है ना, प्रेशर बराबर होती है फोर्स बाई एरिया, ये होती है, समझना। फोर्स बाई एरिया होती है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और अगर एरिया को हम कम कर देंगे तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। आप क्या चाहते हो, बच्चा का प्रेशर ज्यादा बढ़े। अरे भाई, अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा ना तो बैग ले जा ही नहीं पाएगा। उनका कम से कम प्रेशर हो बॉडी में, ताकि वो आसानी से बैग को ले जा सके। समझ रहे हो ना, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ताकि हम बैग को चौड़ा बनाते हैं, ताकि एरिया हमें बढ़े और प्रेशर हमें कम मिले। तो यहाँ पे यही बोला गया। देखो देखो दूसरा ऑप्शन कि इस बैग में, देखो इस बैग में बल के जो बच्चों के कंधे होंगे वो बड़े क्षेत्र को फैला देगा, जिससे क्या होगा, दबाव कम पैदा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये नहीं, इस बैग के बल के क्षेत्रफल को कंधे के बड़े क्षेत्र को फैला देगा, जिससे उसका दबाव कम होगा। तो ये आंसर सही माना जाएगा। देखो ये फिजिक्स का रियल लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। आप कहोगे ना कि मैं इसको रट लूं, ये करूं वो करूं, तो भाई रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, समझना तो पड़ेगा ना। समझ रहे हो ना। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखो सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब कौन सा एग्जाम का है मैं उतना नहीं दिख रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है कि तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। समझ रहे हो ना, तो क्या होगा, कार्य होगा, काम होगा, काम 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 होगा। समझ रहे हो आप। अरे भाई,
W बराबर क्या होती है, F इंटू डी, यही होता ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है, W को यहाँ पुट करते हैं। W तब होगा जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे लेके चलाया, तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ना। अब आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने वर्क डन किया, बट फोर्स तो लगाया पड़ा ना, तो यही होता है W। तो F इक्वल टू W/2, इसका क्या हो जाएगा, वर्क मीन्स काम। यहाँ पे वर्क लिख देता तो कितना मजा आता, लेकिन हिंदी में है ना, तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क। अगला क्वेश्चन है, मैं इसे हटा देता हूँ। देखो आवाज आ रही होगी, पड़ाका वड़ाका छूट रहा है ना उसका। भाई मैं तो इतना गंदा फील करता हूँ ना, कोई पड़ाका छोड़ता है तो। देखो राम जी कभी नहीं बोले थे कि आप पड़ाका छोड़िए। दिवाली जो है ना, ये काफी शांति का त्योहार है। आप दिया जलाइए, शांति से आप परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बम फोड़िए। बम फोड़ने से पता है क्या नुकसान है, पर्यावरण को इतना नुकसान है कि आज के जनरेशन को, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन पता है उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। आप उनको समझाने जाओगे कि पटाखा फोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी नुकसान होगा, तो बोलेगा कि आप ज्ञानी बाबा बन गए हैं, ऐसा हो रहा है। तो इस धरती पे जानते हो ना, इतना मतलब अनकॉन्शियस चीज हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। मैं क्या ही बोलूं, हाँ हम क्या बोले, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है इस धरती में। मतलब सबको लग रहा है मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा फर्क पड़ेगा ना, किसी को सांस लेने के लिए मौका नहीं मिलेगा। देख लो, कह रहा बिजली के पंखे की गति होती है, क्या होती है, जो बिजली की पंखे की गति होती है, क्या रेखीय होती है, नहीं। रेखीय कहाँ से होगी, कोई सीधा चल रहा है पंखा। आवाधिक गति होती है, नहीं। ये एक वृत्ताकार गति होता है, ठीक है। मतलब सभी सर्कुलर ही तो घूमता है पंखा। पंखा देखते हो ना, सर्कुलर ही तो घूमते रहता है, इधर ऐसे ही तो घूमता है, ऐसा ही ना घूमता है जी। पंखे में जो भी ब्लेड होता है वो एक सर्कुलर ही तो घूमता है चारों तरफ, सर्किल की तरह। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है कि एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली की आग से बचाता है। क्या बचाता है, मतलब ना बचाता है अर्थ वायर और जमीन से जुड़ा हुआ तार, न्यूट्रल तार, लाइव या लाइव तार है। ये पप्पा लाइव तार कहाँ से बचाएगा, तटस्थ या न्यूट्रल तार नहीं, अर्थ वायर होता है जो क्या करती है ना, ये होती है, ये अर्थ वायर ही तो होता है जो जमीन से जुड़ा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मानो ना तो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बिजली के झटके या बिजली की जो आग होती है ना, उसको बचाता है। क्योंकि बिजली के झटके और ये सब प्लस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, तो जहाँ प्लस होगा, ऐसे समझो ना, चार्ज की डिफिनेशन, जहाँ प्लस होगा और माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, तो न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जो विद्युत को अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देता, विद्युत विद्युत के कहलाते हैं। कुचालक कहलाएंगे, इंसुलेटर ही ना भाई। इंसुलेटर जैसे आप पत्थर में आप बिजली पास कराओ, पास हो जाएगा, कहाँ से पास होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं रहा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचालक। सुचालक होगा नहीं, अब शीर्षक ये सब तो होगा नहीं, सीधा कुचालक होगा। समझ रहे हो, कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक छड़ चुम्बक, मतलब एक बार चुम्बक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ये होता है ना, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, देखो
उत्तर पूरब नहीं, संयोग में संयोग से कोई भी दिशा नहीं, ये तो मतलब ही नहीं है। उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण ये भी नहीं। ये बिहार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी एग्जाम में पूछे, मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट में पूछा, ठीक है। मैं इधर 2012 वाला भी था, लेकिन 2012 वाला मुझे पसंद नहीं पड़ता, उतना पीछे क्यों जाना, आगे के सोचना ना, जो लेटेस्ट में पैटर्न चल रहा है। देखो अगला है कि तार के होने पर बिजली के खंभे में चिंगारी देखी जाती है। देखो तार के होने पर, किस तरह का होने पर, ढीला होने पर, ढीला होता तब ना, देखो कहीं ना एक सट गया तो क्या होती है, मान लो तार इस तरह से है तो हाई करंट का धनाधन उड़ रही है, और तार ऐसे रहेगा तो एक दूसरे से सटेगी तो क्या होगी, चिंगारी ही तो उत्पन्न होगी, तो ढीला रहने से। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है किसी वस्तु का आवेश या है या नहीं, इसकी परीक्षण के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो देखो क्या किया, मतलब ना चार्ज को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज मीटर, कार्बोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, ये किया जाता है इलेक्ट्रीमीटर, चार्ज को मेजर करता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करती है, चार्ज को मेजर किया जाता है, मतलब एक ऐसा उपकरण होता है जब कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज हो रही हो, इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोला जाता है, या इलेक्ट्रिक मीटर के रूप में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। हाँ देखो ये कह रहा है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में कौन सा विद्युत पावर का प्रदर्शन नहीं करता। तो विद्युत पावर क्या होती है, P बराबर होती है V इंटू आई, या V स्क्वायर बटे R, या आई स्क्वायर इंटू आर, ये होती है। तो आप देख लो कौन सा जो है नहीं शो कर रहा, ये तो कर रहा, ये भी कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। तो देखो यहाँ पे विद्युत परिपथ में किसको मापा जा रहा है, धारा को माप रहे हैं। तो देखो धारा को मापने के लिए हम एमीटर का भी प्रयोग करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का भी किया जाता है, जनरेटर का तो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है कि कौन सा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा को पहचान की जाती है। तो देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से भी और एमीटर से भी, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक की तरफ हम लोग जाएंगे, यही ना होगा भाई, क्योंकि एमीटर भी तो धारा को मापता है, और वो ये गैल्वेनोमीटर भी मापता है। लेकिन समस्या ये है ना कि जो गैल्वेनोमीटर होती है ना, वो बहुत छोटा सा धारा को मापता है, मतलब अगर आपको 0.1 एम्पियर को भी करंट मापना है ना, तो गैल्वेनोमीटर से आप माप लोगे। और एमीटर तो धारा मापते नहीं है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर जो होती है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनरेटर का काम होता है। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जनरेटर के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, तो राइट हैंड रूल
इसके लिए अप्लाई किया जाता है। क्या? क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट को मापने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कह रहा है ना, सितारों को चमकने को प्रकाशित प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है? देखो यहाँ पे सितारा है, सितारा को तो समझ रहे हो ना, कौन सा सितारा? तारा या सितारा को चमकने के लिए जो प्रकाश की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो ये होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तो होता है। तारा का टिमटिमाना, जो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसी के कारण मतलब रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा घटना आपको देखने को मिलता है। और भी सारी घटनाएं हैं, मैं यूट्यूब पे इसका पे पूरा वीडियो बनाऊंगा, सारी घटनाएं वो पूरी मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो ये पूछा गया, देखो बीपीएससी ट्रायरी में पूछा गया था, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। और भी होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। क्या होती है? अगला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील के गिलास की तुलना में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर आप स्टील से आप पियोगे तो आपको पता है ना कि स्टील है जो लोहा है, मतलब स्टील है जो एक तरह का मेटल है, और आप इसमें पानी या कुछ भी डाल दिए हो तो ये क्या हीट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। तो आप जैसी